नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे 18 से 21 दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत विशेष रेडियो कार्यक्रम आयोजन कब किया गया है? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत 18 दिसंबर 2020 को विशेष रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। कोरोना संकट काल के दौरान विद्यालयीन छात्रों के निर्बाध अध्ययन और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय पर विशेष रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। ये 18 दिसंबर 2020 को शाम 6 से 6:30 बजे तक इसका प्रसारण किया गया है। 6 जुलाई 2020 से ये हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई है, जो बच्चों के घर पे ही स्कूली वातावरण में अध्ययन की सुविधा प्रदान की गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा इनहेंसमेंट प्रोग्राम यानी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, ये व्हाट्सएप के माध्यम से डिजी लैब यानी डिजिटल लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम हो रहा है। और रेडियो के माध्यम से रेडियो स्कूल, दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर क्लासरूम का प्रसारण, विद्यार्थियों को पाठ पुस्तक तथा दक्षता उन्नयन वर्कबुक का घर घर वितरण तथा शिक्षकों द्वारा बच्चों को दैनिक आधार पर फोन से संपर्क करना व उनकी पढ़ाई में सहायता करना आदि प्रमुख हैं। ये योजना एक भावनात्मक पारिवारिक पहल है, जिससे बच्चों को परिवार के सहयोग से घर पर ही पढ़ाई जारी रखने में सहयोगी है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश टावर पॉलिसी जारी करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? ये इस प्रकार की टावर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये 17 दिसंबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मंत्रालय में वर्चुअली रूप से मध्य प्रदेश की नई टावर पॉलिसी लॉन्च की। इस टावर पॉलिसी जारी करने वाला यह मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अब निजी भूमि या भवन में टावर लगाने की अनुमति यदि मात्र 3 दिन में तथा शासकीय भूमि पर 45 दिवस में मिल जाएगी। टावर पॉलिसी से अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तथा सिंगल विंडो सिस्टम हो गई है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जा रहा है? ये जो विकास किया जा रहा है, 7 इनक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर का विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास का कार्यक्रम निर्धारित है। भोपाल और जबलपुर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित हो गए हैं। इंदौर में मार्च तक स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हो जाएगी। मार्च 2021 तक 30,000 युवाओं के कौशल विकास की योजना इसमें निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश में समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत 5 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? ये पथ विक्रेताओं को दिसंबर 2023 तक ये 5 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप में नगरीय विकास और आवास विभाग ने 33 बिंदु तथा 5 रणनीतियां बनाई हैं। इसमें पहली रणनीति समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत 5 लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे दिसंबर 2023 तक हासिल किया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1,80,000 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री की बात करेंगे तो भूपेंद्र सिंह है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री की बात करेंगे तो OPS भदौरिया हैं। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के इकबाल सिंह बैंस हैं। मध्य प्रदेश को वेलनेस के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने हेतु टैगलाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? मध्य प्रदेश को वेलनेस के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने हेतु टैगलाइन प्रतियोगिता में 2500 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश को आयुष केंद्रित वेलनेस एवं यूनिटी डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान के रूप में विकसित किया जाना है। इस अभियान को लोकप्रिय करने हेतु टैगलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टैगलाइन के लिए होगी। मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा दोनों भाषाओं के चयनित विजेता को पुरस्कार स्वरूप 2500
रुपए पृथक पृथक रूप से प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में 18 दिसंबर 2020 को राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये आप देख रहे होंगे तस्वीर, ये रायसेन में किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 18 दिसंबर 2020 को रायसेन में आयोजित राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 35.50 लाख किसानों को यानी 35.5 लाख किसानों को खाते में राहत राशि 1600 करोड़ रुपए अंतरित की है। मुख्यमंत्री चौहान के संबोधन के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा किसानों को संबोधित भी किया। 18 दिसंबर 2020 को रायसेन में आयोजित राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन में कार्यक्रम में प्रदेश की समस्त 22,810 ग्राम पंचायतों, 52 जिला मुख्यालय, 313 विकास खंड मुख्यालय, 237 मंडियों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों से लाखों किसान वर्चुअली रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को देखने के लिए 1 करोड़ 11 लाख व्यक्तियों ने वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन कराया था। किसानों ने फीडबैक के रूप में अपने फोटो भी भिजवाए हैं। कूनो अभयारण्य का इतिहास और वर्तमान परिस्थितियां बताने के लिए वन विभाग ने कौन सी शॉर्ट फिल्म तैयार कराई है? उसका नाम है द फॉरगॉटन प्राइड। इसकी डिटेल देखते हैं हम। मध्य प्रदेश वन विभाग ने 14 दिसंबर 2020 को कूनो स्थापना दिवस पर यूट्यूब पर यह फिल्म रिलीज की है। कूनो द फॉरगॉटन प्राइड, कूनो भूली हुई शान टाइटल पर बनाई गई है। 18 मिनट 4 सेकंड की इस फिल्म की शूटिंग विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त 2020 को की गई थी। इस शॉर्ट फिल्म में सिंधिया स्टेट के समय डॉब कुंड में बब्बर शेरों को लाए जाने, कोनों के जंगल में विस्थापित गांवों की कहानी को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। फिल्म में जंगल में डकैतों की शरणास्थली और पालपुर किले के इतिहास को भी बताया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, जिसमें 404 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद गुजरात के गिर से एशियाई शेरों को कूनो में स्थानांतरित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभयारण्य था, जिसे पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में स्थित है। यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 में से वन्यजीव अभयारण्य के लिए 344.68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निश्चित किया गया था। बाद में इस क्षेत्र में वृद्धि की गई। इस वन्य जीव अभयारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर, भारतीय तेंदुआ तथा नीलगाय जैसे जानवर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को मध्य प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन प्रशिक्षण कब दिया गया है? ये प्रशिक्षण जो दिया गया है 18 दिसंबर 2020 को दिया गया है। उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को पहली बार ऑनलाइन प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यम से 18 दिसंबर 2020 को दिया गया है। वेबिनार की अध्यक्षता खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने की। उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को पहली बार ऑनलाइन प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के 22,824 पंचायतों ने भाग लिया। इस समिति के लगभग 12 से 14 सदस्य शामिल हुए। इस तरह 3,20,000 प्रशिक्षणार्थी इसमें एक साथ अपने अपने क्षेत्र में रहकर भाग लिया। इनमें उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समिति की अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, ये जो उचित मूल्य की दुकान है उसकी सतर्कता समितियां गठित की गई हैं। इसमें दुकान में एक से ज़्यादा पंचायत होने पर पंचायत सचिव, सदस्य सचिव एवं अन्य पात्रता पक्षीधारी सदस्य ने भाग लिया। इसके साथ ही प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित 20,859 उचित मूल्य दुकान विक्रेता भी इसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था में निगरानी ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खाद्य विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत कितने शहरों में कम आय वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख आवासीय इकाइयों के प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 378। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत 378 शहरों में कम आय वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख आवासीय इकाइयों के प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें वर्तमान में शहरी गरीबों के लिए आवास के लिए 28,000 इकाइयां पूर्ण की गई हैं। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण विकास के लिए कितने शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 49 ऐसे
शहर हैं जिसमें सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण विकास के लिए 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इसी तरह सैनिटेशन में सभी 378 शहरों में से 350 शहरों ने ODF प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है। इंदौर शहर के लिए वाटर प्लस स्टेटस को हासिल करने का मिशन बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कितने से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी भागीदारी से ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन के लिए चरणबद्ध ई-बसों का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले ऐसे शहर होंगे जिसमें निजी भागीदारी से ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन के लिए चरणबद्ध ई-बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों के लिए कितनी जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत किया जाकर 234 योजनाओं को पूर्ण किया गया है? यानी अभी जल प्रदाय योजना कितनी स्वीकृत हैं? सारे के सारे 378 जो नगरीय, इसमें 365 ऐसे नगरीय निकाय हैं जहां पर जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मध्य प्रदेश में सीवरेज योजना के अंतर्गत 49 निकायों में 52 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये पिछले वीडियो का ये फैक्ट है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 468 प्रोजेक्ट में से 216 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। 2512 करोड़ रुपए इसमें व्यय हुए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन को रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 536 करोड़ योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें किस वर्ष तक पूरा किया जाएगा? ये जो पूरा करना है वो वर्ष 2024 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में शहरी अधोसंरचना विकास के लिए 536 करोड़ योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें यह 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी 378 नगरीय निकायों में कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की GIS आधारित मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। भोपाल का GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार हो गया है। वर्तमान में 88 नगरीय निकायों का मास्टर प्लान बनाए गए हैं। अब सभी मास्टर प्लान GIS आधारित बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए जा रहे EWS आवास की कीमत प्रति इकाई कितने रुपए है? ये जो इकाई की कीमत है, ये EWS आवास की कीमत है 7.5 लाख रुपए, 7.50 लाख रुपए। मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए गए अधूरे EWS आवास पूर्ण किए जाएंगे जल्द ही। इसकी कीमत प्रति इकाई 7.5 लाख रुपए। इसके लिए मलिन बस्ती में इसके लिए हितग्राही को मात्र 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं और आवास बन के तैयार हो जाता है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में कम आय वर्ग के 30,000 हितग्राहियों को कितने लाख रुपए का ऋण 3 से 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा? मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 6 लाख रुपए का ये जो ऋण होगा 30,000 हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा 3 से 4% की ब्याज की दर पर। ये शासन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन है। मध्य प्रदेश में आगामी समय में कितने गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? ये जो लक्ष्य रखा गया है वो 1,50,000 स्वयं सहायता समूह को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता में शामिल है, अतः रोजगार मूलक योजनाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। NULM योजना का मध्य प्रदेश के सभी 378 शहरों में विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में 1,50,000 गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश अब तक 21,750 परिवारों को जोड़ा जा चुका है। मध्य प्रदेश के किस जिले के स्टेडियम परिसर में मार्शल आर्ट एरेना बहुउद्देशीय भवन निर्माणाधीन है? ये है भोपाल, राजधानी भोपाल। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 17 दिसंबर 2020 को भोपाल के TT नगर स्टेडियम परिसर में निर्माणाधीन मार्शल आर्ट एरेना बहुउद्देशीय भवन का
औचक निरीक्षण भी किया। 17 करोड़ 21 लाख की लागत से निर्मित होने वाले मार्शल आर्ट एरिना एक बहुउद्देशीय भवन है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम परिसर में स्थित हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थित है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता हैं। मध्य प्रदेश राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो काबरे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने किसानों को दिसंबर 2020 तक फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है? अभी तक कितने किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, ये है क्वेश्चन। और दिसंबर 2020 की स्थिति बता रहा है। 23,85,260 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के 23,85,260 किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। फसल बीमा योजना की राशि 4,692 करोड़ को बढ़ाकर सरकार ने 5,425 करोड़ रुपए कर दिया ताकि प्रत्येक किसान को फसल बीमा योजना का लाभान्वित किया जा सके। अभी हाल ही में AFBD एयर सेवा मध्य प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क का सेंटर शुभारंभ कहां किया गया है? ये जो शुभारंभ किया गया है भोपाल में किया गया है। भोपाल के विकास और हवाई उड़ानों में वृद्धि को लेकर काम कर रही संस्था एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ने वसुंधरा ट्रेवल समूह द्वारा AFBD एयर सेवा हेल्प डेस्क का 18 दिसंबर 2020 को शुभारंभ किया है। ये AFBD एयर सेवा मध्य प्रदेश का पहला फ्री एयर ट्रेवल हेल्प डेस्क सेंटर है। इस AFBD एयर सेवा हेल्प डेस्क के माध्यम से देश के विदेश के यात्रियों को कोविड एयर ट्रैवल नियमों से संबंधित सभी जानकारी फ्री मुहैया कराई जाएगी। AFBD एयर सेवा हेल्पलाइन पर कॉल कर यात्री सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। ये हम वन लाइनर MP करंट अफेयर्स देखेंगे। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के अनुसार मध्य प्रदेश के मसाला उत्पादक जिलों में प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों के माध्यम से मसाला प्रसंस्करण इकाइयां लगाने का बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 4 जनवरी 2021 को कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 31 दिसंबर 2020 तक संपत्ति कर, जलकर आदि के पुराने बकाया में सरचार्ज की छूट है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी शाख समितियों को पोस्ट हार्वेस्टर इकाइयों एवं मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने की योजना क्रियान्वित की गई है। टॉपिक देखते हैं हम। मध्य प्रदेश प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्रों में विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसकी डिटेल देखते हैं हम। चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के निकटता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से MSME के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए 2000 एकड़ भूमि पार्सल में 5 औद्योगिक नोड्स में विकसित की जाएगी। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और जो अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की दिसंबर 2020 की स्थिति की बात करें। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना यह केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे आवास जिनकी किस्त अभी मिलना शेष है उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा स्तर पर प्रयास कर किस्त शीघ्र जारी प्राप्त की जाए और प्रगतिरत सभी आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। BSC घटक के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5,82,625 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,04,493 आवास पूर्ण किए गए हैं। AHP घटक CLSCM घटक को सम्मिलित कर प्रदेश में 7,99,000 प्रधानमंत्री आवास शहरी स्वीकृत हैं। अभी बात करें तो 7,99,000 प्रधानमंत्री आवास शहरी शहर में स्वीकृत हैं। ये दोनों घटक हैं, ये इनको मिलाकर
प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अलग हटकर एक संचालित योजना है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। दीनदयाल रसोई योजना, मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई योजना के बारे में बात करेंगे। दीनदयाल रसोई योजना को पुनः बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाए, ऐसे शासन ने निर्देश दिए हैं। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। प्रथम चरण में सभी जिलों में एक एक इस प्रकार 52 दीनदयाल रसोइयां जनवरी माह में शुरू की जाएं। इसके लिए शासकीय मदद के लिए 7 जन समुदाय का सहयोग लिया जाए। द्वितीय चरण में 40 दीनदयाल रसोइयां शुरू की जाएं। इस प्रकार कुल 100 दीनदयाल रसोइयां संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 अप्रैल 2017 को ग्वालियर में दीनदयाल रसोई योजना का उद्घाटन किया था। 5 रुपए में खाना खिलाने की इसमें घोषणा हुई थी और जिले लेवल पर ये दीनदयाल रसोइयां भी स्थापित हुई थी, जिसमें से 5 रुपए में खाना खिलाया गया था और ये पुनः इसमें क्रियान्वित की जा रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह योजना। ये लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले की 2 महिला कृषकों कंचन वर्मा और शिवलता मेहता को क्रमशः गेहूं और चना उत्पादन में विशेष कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्नाटक के तुमकुर में सम्मानित किया गया था। ये तुमकुर में सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों महिलाएं कंचन वर्मा और शिवलता मेहता ये होशंगाबाद की थीं और ये गेहूं के लिए कंचन वर्मा और चना के लिए शिवलता मेहता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के तुमकुर में सम्मानित किया गया था। हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हनुबंतिया जल महोत्सव को वर्ष 2017 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अद्वितीय नवीन पर्यटन उत्पाद किस वर्ष के लिए नवाजा जा चुका है। वर्ष 2015-16, 2014-15, 2016-17, 2017-18 में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सपोर्ट करना चाहते हैं हमारा तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। इसकी PDF आपको जल्द ही हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और हमने वेबसाइट बदल दी है, उसमें कुछ ये PDF नहीं मिल पाती थी, इस वजह से आपको सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी दोस्तों आने वाले समय में। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।